हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो चलिए पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। ये हमारा सिलेबस है जेपीएससी का। हिस्ट्री में हम आज देखेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में जो हमारा टॉपिक होगा वो है तुगलक वंश। तो आते हैं सिलेबस की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक के काल्पनिक नीतियाँ। तो आते क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्यों एवं योजनाओं की चर्चा करें, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के काल्पनिक नीतियों का वर्णन करें। अब हम देखेंगे आंसर कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है वो देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। उसे उल्लुग खां की उपाधि प्राप्त थी। उसने 1325 ईस्वी में अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस दौरान उसने कई प्रशासनिक सुधार के कार्य भी किए हैं। इसने सत्ता पर आते ही विस्तारवादी नीति को अपनाया, जिसके कारण इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में वारंगल तक तथा पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। इसके अलावा गंगा द्वीप का जो इलाका था, दक्षिण में द्वार समुद्र और माबर क्षेत्र को भी जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। अब आते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। काल्पनिक नीतियाँ। तो डायरेक्ट आते हैं काल्पनिक नीतियों पे। काल्पनिक एवं प्रशासनिक योजनाएं, या फिर आप नीतियाँ भी लिख सकते हैं। तो हमारी नीतियाँ क्या क्या थी? राजधानी परिवर्तन, सैनिक अभियान, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कृषि से संबंधित सुधार। मैंने कुछ ज़्यादा लाल पीला हरा नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम देने के टाइम में इतना टाइम नहीं होता। तो जो जैसे लिख सकते हैं मैंने वैसा ही लिखा है। तो हम अपना पहले पॉइंट पे आते हैं, जो है राजधानी परिवर्तन। इसे हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में राजधानी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण योजना लागू की थी। इसने दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी जिसे कहते थे, राजधानी बनाने का निर्णय लिया। प्रसिद्ध विद्वान जो उस समय थे जियाउद्दीन बर्नी, वो लिखते हैं कि देवगिरी सल्तनत के मध्य में स्थित था, इसलिए वहाँ से संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान था। मतलब जो देवगिरी था वो बीच में स्थित था। इससे क्या था कि वो पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रख सकते थे। जबकि कुछ अन्य इतिहासकार थे, उनका मानना था कि राजधानी परिवर्तन दिल्ली वासियों को सजा देने से संबंधित थी। इस शासक का राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत में प्रभावी शासन का स्थापना करना और उत्तर दक्षिण की संस्कृति को समन्वय करना। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी के महत्व को बढ़ाने के लिए उसने वहाँ के जो प्रसिद्ध विद्वान, संत और अमीर थे उसको वहाँ पे भेज दिया। लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ी, जिससे उन्हें भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। इब्न बतूता ने भी उल्लेख किया, जो उस समय उसने उल्लेख किया कि इस निर्णय से जनता को अत्यधिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। कुछ समय बाद सुल्तान को यह महसूस हुआ कि यह योजना व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो रही है। प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर होने लगा है तथा जनता में असंतोष बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसने राजधानी को दिल्ली वापस हस्तांतरित कर दिया। अंततः यह योजना अत्यंत असफल साबित हुई। अब दूसरी योजना की ओर आते हैं। कृषि से संबंधित सुधार। सुल्तान का दूसरी काल्पनिक योजना क्या थी? कृषि से संबंधित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना तथा राज्य की आय में वृद्धि करना। प्रशासनिक एकीकरण की नीति के तहत सुल्तान संपूर्ण साम्राज्य में एक समान राजस्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, और इसके लिए उसने गंगा द्वीप क्षेत्र में भू राजस्व की दर लगभग 50% तक बढ़ा दी, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था और सुल्तान को यह आशा थी कि यहाँ से अधिक आय प्राप्त किया जा सकता है। किंतु जिस समय लगान बढ़ाया गया, दुर्भाग्यवश उसी समय द्वीप क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। इसके बावजूद राजस्व अधिकारियों ने किसानों से कठोरतापूर्वक कर वसूल की, जिसमें किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अनेक किसानों ने खेती भी छोड़ दी तथा कई स्थानों पर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए कई कार्य किए। उसने कृषकों को अग्रिम ऋण तकावे दिया। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए दीवाने कोही नामक एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की। इस विभाग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। दुर्भाग्यवश सुल्तान की यह योजना भी असफल सिद्ध हुई। सुल्तान ने अब क्या किया? सुल्तान ने गंगा द्वाब के कुछ क्षेत्रों को कृषि फार्म के रूप में विकसित किया तथा उसके संचालन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की। लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार, आर्थिक गबन, अनुचित भूमि चयन तथा प्रशासनिक कमजोरियों के कारण यह योजना भी सफल नहीं हो सके। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगली योजना क्या थी? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में मुद्रा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नामक सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश के पश्चात तुगलक ही था जिसने सल्तनत काल में सिक्कों और मुद्रा में सुधार किया और इन्हीं सुधारों हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राजकोषीय संकट को दूर करना तथा बहुमूल्य धातुओं की कमी की समस्या का समाधान करना था, क्योंकि उस समय चांदी की कमी तथा सैन्य अभियानों के कारण राज्य को अधिक धन की आवश्यकता थी। इसी कारण से सुल्तान ने चांदी के टंका के स्थान पर तांबे एवं पीतल के सिक्कों को जारी किया तथा उन्हें चांदी के सिक्के के समान मूल्य घोषित किया। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही के अनुसार यह योजना चीन और फारस की मुद्रा प्रणाली से प्रेरित थी। सल्तनत काल में जनता ने इसका गलत फायदा उठाया और उन्होंने सिक्के की नकल करना आरंभ कर दी। अब जनता ने क्या किया? उसका गलत फायदा उठा लिया और सिक्के को बर्नी ने लिखा कि हर घर टकसाल बन गया था। नकली सिक्कों के अत्यधिक प्रचलन से दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब लोग वहाँ पे घर घर में नकली सिक्के को छापने लग गए, जिसके कारण से वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अंततः यह योजना वापस लेनी पड़ी और सांकेतिक सिक्कों के बदले असली मुद्रा लौटानी पड़ी। यह योजना विचार की दृष्टि से तो आधुनिक थी, किंतु प्रशासनिक कमजोरी के कारण असफल सिद्ध हुई। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सैनिक अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सैन्य अभियान की योजना बनाई। इसके लिए उसने खुरासान विजय की योजना बनाई। उसने लगभग 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की तथा उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। सुल्तान को आशा थी कि खुरासान पर विजय प्राप्त कर वह अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, लेकिन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही खुरासान की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण यह अभियान स्थगित करना पड़ा। सेना पर अत्यधिक खर्च होने से राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और यह योजना भी असफल सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त उसने कराची अभियान भी चलाया, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक बाधाओं के कारण यह अभियान भी सफल नहीं हो सका। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं तो काल्पनिक थीं और बड़ी बड़ी थीं, लेकिन कई कारणों और कठिनाइयों के कारण यह सफल नहीं हो सकी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आंसर राइटिंग ज़रूर बताएं। अगले वीडियोज़ में हम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे और अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।